हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल शाम को जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, लगभग 3:15 पर ये उस समय का प्राइसेस आप देख रहे हैं और इसके प्राइसेस 10 रुपीज 75 पैसा पर फ्रीज है और इसमें नीचे का 5% का सर्किट लग चुका है। तो आज ही इसका रिजल्ट आया है 17 तारीख को, और ये रिजल्ट क्यों इतना खराब आया है और क्यों इसमें 5% का सर्किट लगा है और आगे आपको क्या करना है, क्या यदि आप एक शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या करना है, और यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और कब इसमें इन्वेस्ट करना होगा, क्या ये सही प्राइस है इन्वेस्ट करने की या नहीं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 के साथ। दोस्तों, हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल प्राइसेस होते हैं वो क्वार्टरली अर्निंग्स के साथ में चलते हैं, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स के साथ हमको उनका रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन का पता चलता रहता है, जिसके साथ में ये जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो मार्केट के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करें तो हमको एक हिस्टोरिकल प्राइस का आइडिया लेना जरूरी होता है। तो जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हम एक साल के रिजल्ट्स को यहाँ पर लेते हैं। तो हम एक साल का यहाँ पर रिजल्ट ले रहे हैं। पिछले साल आज ही के दिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हाई था वो 16 रुपीज 15 पैसा था NSE में, और आज 11.75 हाई रहा। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसमें एक साल में अपने शेयर होल्डर्स का लगभग 27% अपने शेयर होल्डर्स को लॉस दिया है या उनका पोर्टफोलियो कम हुआ है। तो ये जो चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि एक नजर इसके टेक्निकल एनालिसिस पर भी डाल लेते हैं और उसके बाद में हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आज का यानी कि लगभग 3:30 बजे का चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे आया है और ये दरअसल और भी नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद में ये 5% पर ये लगभग फ्रीज हो गया है और ये लगभग 11% नीचे लुढ़क गया था। उसके बाद में फिर ये 5% पर जाकर के फ्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं, और इसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये रहा, आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसमें मूवमेंट रहा है और ऊपर से नीचे आया है, यानी कि इसने जो रिजल्ट्स हैं उसका एक रिएक्शन दिया है और मार्केट को ये रिजल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। पहले 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 11 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद में ये देखिएगा 10.75 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 200 मूविंग एवरेज को इसने तोड़ दिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं RSI की, तो आप RSI को भी देख सकते हैं जो कि 63.10 पर है। पहले ये लगभग 78 के करीब पहुंच गई थी, तो इसमें भी एक वीकनेस दिखाई दे रही है, यानी कि ये शेयर अब नीचे की ओर चलने को तैयार है। यहाँ पर एक नजर हम इसके स्टॉकिस्टिक पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉकिस्टिक मोमेंटम में यहाँ पर 83.19 है और इसका पॉइंटर नीचे की ओर है, और यदि RSI वीक हुआ तो ये भी बहुत जल्दी ही वीक हो जाएगा और ये 80 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये PSUs हैं, PSU बैंक्स हैं, और अभी सरकार कुछ PSU बैंक्स को प्राइवेट बैंक्स में सौंपना चाहती है। तो हो सकता है कि इस बैंक का उसमें नंबर लग जाए और उसकी वजह से शायद इसका वैल्यूएशन में कुछ फर्क पड़ जाए और शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये तो खैर दूसरी बातें हैं, लेकिन इस वक्त हम अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा बैंक के केस में नेट इंटरेस्ट इनकम, दूसरा पैरामीटर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और तीसरा पैरामीटर होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पर हम तीनों को बारी बारी से लेंगे और देखेंगे कि क्या इसने
मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ये इसके रिजल्ट रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, ये 1023 हो गई है इस क्वार्टर में। 2019 क्वार्टर के हिसाब से 1000 थी, यानी कि इसमें 2.26% की बढ़ोतरी हुई है। और जैसा कि बैंक ने बताया है कि जो इनका बिजनेस है वो ट्रेजरी ऑपरेशंस वो 5.32% कम हुए हैं, रिटेल बैंकिंग 2.22% कम हुए हैं और होलसेल बैंकिंग 3.32% कम हुए हैं। हालांकि इनके जो अदर बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो लगभग 27% से इंक्रीज हुए हैं। एक नजर हम इसके बैलेंस शीट पर भी डाल लेते हैं। तो बैलेंस शीट आइटम में इन्होंने कहा है कि इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 6.69% से बड़े हैं और वहीं पर एडवांसेस 5.09% से बड़े हैं। इनका कासा रेशियो जो है वो 50.29% है। जहां तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो ये इनका इंप्रूव हुआ है और 13.52 इनका हो गया है पिछले साल की अपेक्षा। मार्च 2019 में ये 11.86% था। और जो CET1 रेशियो की बात करें तो ये 10.67% है और जो कि मिनिमम रेगुलेटरी एक क्राइटेरिया है उससे ऊपर है और ये एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, जैसा कि बैंक का कहना है। और इनका ये कहना है कि ये इसकी वजह से कोई भी कैपिटल फर्दर रेज कर सकते हैं। तो ये रही बात नेट इंटरेस्ट इनकम की, या जिसे कहना चाहिए एक रेवेन्यू होता है जो कि बैंक के केस में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 72 करोड़ से घट करके ये 58 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में, यानी कि लगभग 20% की इसमें कमी आई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। हालांकि इसका जो रीजन कंपनी ने वो बताया है वो ये बताया है कि 150 करोड़ जो कोविड-19 के रेगुलेटरी पैकेज का प्रोविजन है वो 150 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर किया है, इसकी वजह से ये लॉस आया है। और बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो ये 2.64% से 2.41% हुआ है, यानी कि कम हुआ है। और यदि कॉस्ट की बात करें तो इन्होंने जो कॉस्ट टू इनकम है वो इसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है और 57.93% कर लिया है इसको, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 63.83% था। तो ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा काम अच्छा किया है और अपने कॉस्ट को इनकम रेशियो से कम किया है। अब हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है NNPA, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पर हम देखें पिछले क्वार्टर में इनके, पिछले साल 2019 क्वार्टर 4 में इनके 5.46% थे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि घट करके अब 4.77% हो गए हैं, यानी कि इसमें 69 BPS का कमी आई है, जो कि एक अच्छा साइन है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के क्षेत्र में इस बैंक ने अच्छा किया है। यदि हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो ये 12.81 हो गए हैं क्वार्टर 4 FY20 में, जबकि ये पिछली बार क्वार्टर 3 FY20 में 16.77% थे, यानी कि इन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर यदि देखें तो इन्होंने अच्छा शो किया है और 396 बेसिस पॉइंट का इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। और बैंक ने जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं 4.77% जो दिखाए हैं, ये सीक्वेंशियल बेसिस पर भी इन्होंने 69 BPS की इसमें एक इंक्रीज किया है, यानी कि इसमें कमी लाई है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब हम बात करते हैं, जो बैंक ने ये बताया है कि इन्होंने कंटिंजेंसीज के लिए प्रोविजंस दिया है जो कि 910.11 करोड़ है, जबकि पिछले बार इन्होंने 414.79 करोड़ का प्रोविजन दिया था। तो इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो इंप्रूव हो गया है और जो कि लगभग 84% हो गया है मार्च 31 2020 में। तो ये रहे हमारे तीनों पैरामीटर्स। अब हम एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इनकी NII है वो 1000 से 1023 हो गई है, तो इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है।
वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 से 58 हो गया है, जिसमें 20% की कमी है। तो इसमें ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से बीट हो गए हैं, यानी कि इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। और यदि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें, 5.46 से 4.77% किया है, 69 बेसिस पॉइंट का इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। तो इन्होंने ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, यानी कि दो फ्रंट पर इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अब हम एक बार इसके वीकली ट्रेडिंग पर नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की ट्रेडिंग हम देख रहे हैं, और इसने जो हाई बनाया था वो 16 तारीख को बनाया था हाई, और 16 तारीख को इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी, 78,34,000 की ट्रेडिंग हुई थी, और उसने हाई भी 11.95 का बनाया था। तो ये थी इसकी ट्रेडिंग 1 वीक की। और अब हम एक नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 92.5% शेयर होल्डिंग है, FII के पास बहुत कम 0.13 शेयर होल्डिंग है, और जो DIIs हैं उनके पास 4.14 शेयर होल्डिंग है। तो जो FII की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, और जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो 3.25% है। एक नजर हम डालते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पर। तो दोस्तों ये जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत ही छोटा बैंक है, स्मॉल कैप बैंक है, और इसका जो मार्केट कैप है वो केवल 6,300 करोड़ है। जबकि इसके कंपैरिजन में यदि आप PNB और यूनियन बैंक को भी देखेंगे तो लगभग 23,000 करोड़ है। तो अब हमको करना क्या चाहिए? यदि हम एक इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बैंकिंग सेक्टर में, तो ये शेयर उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि हम कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप किसी बैंकिंग सेक्टर के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी बड़े बैंक में, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।